आप सबको ये बताने जा रहा हूँ कि जब इमरजेंसी लग जाता है तो इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद उसके इफेक्ट को अंडर आर्टिकल 353 में बताया गया। ठीक, तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो नेशनल इमरजेंसी में लगने के बाद जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है, ठीक है, मतलब जो कार्यपालिका की शक्ति है, वो कार्यपालिका की शक्ति का एक्सटेंड हो जाता है टू स्टेट, मतलब कि एक राज्यों के ऊपर भी कार्यपालिका शक्ति का एक्सटेंड हो जाता है। मतलब कि अब एग्जीक्यूटिव पावर का यूज सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक तरीके से क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ही यूज करेगा, न कि अब स्टेट अपनी पावर का यूज करेगा। मतलब कि स्टेट अपनी पावर का यूज नहीं करेगा, अब सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव पावर का यूज स्टेट के ऊपर भी करेगा। ठीक, और दूसरा पावर एक तरीके से ये हो जाता है कि पार्लियामेंट सारी चीज़ों के ऊपर लॉ बनाएगा। मतलब कि एक तरीके से आपने 3 लिस्ट के बारे में जानते होंगे, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ठीक, तो यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाता है, कंकरेंट लिस्ट में कौन लॉ बनाता है, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉ बनाते हैं। बट क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लगने के बाद, मतलब नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद जैसे एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंड स्टेट के ऊपर हो जा रहा है, मतलब कि राष्ट्रपति अब एग्जीक्यूटिव पावर को कंट्रोल करेगा, स्टेट के भी एग्जीक्यूटिव पावर कंट्रोल करेगा, वैसे ही जो लॉ बनाने का पावर होता है, जो लेजिस्लेटिव स्टेट की होती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनके ऊपर भी पार्लियामेंट का कंट्रोल हो जाएगा। मतलब जो भी लॉ बनाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव कोई लॉ नहीं बनाएगी ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। मतलब कि ना स्टेट लिस्ट में बनाएगी, ना तो कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट लॉ बनाएगी। कौन बनाएगा लॉ? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक, और फिर इमरजेंसी के टाइम एक ड्यूटी के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज किया गया है पार्लियामेंट के ऊपर। ठीक, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूनियन स्टेट को, मतलब जितने भी स्टेट है, जैसे कि इस टाइम में हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं, तो सारे स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब बाहरी आक्रमण और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करेगा। मतलब कि अंडर आर्टिकल 355 में बताया गया है कि यूनियन की एक ड्यूटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि यूनियन हर राज्य को बाहरी आक्रमण और इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब कि आंतरिक विक्षोभ, इसे हिंदी में शायद बोलते हैं, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस से यूनियन प्रोटेक्ट करेगा सारे के सारे स्टेट को। ठीक है, बाहरी आक्रमण कोई भी कंट्री कर सकता है, तो वो सारे कंट्री से प्रोटेक्ट करेगा जो बाहरी आक्रमण करता है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करेगा। अंडर आर्टिकल 355 ये यूनियन की ड्यूटी होती है। ठीक, फिर अब हम सब आते हैं आर्टिकल 358 पे। ठीक, तो 358 कहता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे या जब भी इमरजेंसी लगाया जाता है, तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए से जी तक जितने भी प्रोविज़न बताए गए हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो आर्टिकल 90 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए से जी में क्या बताएंगे, जैसे घूमने की स्वतंत्रता, स्पीच बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं घर मतलब कहीं बसने की, मतलब रिजाइड करने की स्वतंत्रता, मतलब उसमें ए से जी तक जितने भी आपको फ्रीडम दिए गए हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट दिए गए, वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, बट वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ वार में सस्पेंड होंगे। मतलब वार जब युद्ध होगा उसके कंडीशन में, बाहरी आक्रमण होगा उसके कंडीशन में सस्पेंड होंगे, ना कि आर्म रिवेलियन के केसेस पे। ठीक, मतलब सैनिक विद्रोह या आर्म रिवेलियन के केस में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए से जी तक कोई भी राइट सस्पेंड नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ जब वार की कंडीशन रहेगी और एक्सटर्नल एग्रेशन की कंडीशन रहेगी, ये दोनों जो ग्राउंड है, वो दोनों ग्राउंड जब फुलफिल करेंगे तभी क्या बोलते हैं, आर्टिकल 19 के 1 से लेकर जी तक क्लॉज सस्पेंड होंगे। ठीक, तो जी के पहले एक एफ क्लॉज आता है, एफ में राइट टू प्रॉपर्टी बताया गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले हमारा क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट था, बट इस टाइम से लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, और इसे बाई 44 अमेंडमेंट
19 सब क्लॉज 1 के 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज एफ से रिमूव करके कहाँ पे रख दिया गया है, अंडर आर्टिकल 300A, मतलब 300A में रख दिया गया है। और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट बना दिया गया है, और ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो मैंने स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले लेक्चर में बताया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया। और इसके बाद आर्टिकल 359 आता है। ठीक, तो 359 आर्टिकल क्या बोलता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब कि इमरजेंसी के दौरान आपके पार्ट 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मतलब पार्ट 3 हमारा कितने आर्टिकल हैं, 12 से लेकर 35 है, लेकिन 12 से 35 में जितने भी फंडामेंटल राइट हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट दिए गए, वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब वो इन्फोर्समेंट में नहीं रहते, एक्सेप्ट मतलब कि 2 आर्टिकल सिर्फ क्या बोलते हैं इन्फोर्समेंट में रहते हैं, आर्टिकल 20 एंड 21। इसके अलावा सारे के सारे फंडामेंटल राइट आपके सस्पेंड हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इमरजेंसी में किसी के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना एक तरीके से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इमरजेंसी है, एक क्राइसिस से खुद ही कंट्री मतलब लड़ रही है, तो फंडामेंटल राइट को लेके थोड़ा मतलब कि डिस्टर्बेंस आ जाता है उसे मतलब मेंटेन करने में, तो कुछ दिनों के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। बट 20 एंड 21 को इसलिए नहीं सस्पेंड किया गया है क्योंकि अगर इसे भी सस्पेंड कर देते तो लोगों को बहुत गलत तरीके से बंदी बनाया जाता, बहुत गलत तरीके से अरेस्ट किया जाता, और उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन नाम पे जेल में ही इमरजेंसी की ड्यूरिंग में रखा जाता। फाइनली उन्हें छोड़ा भी नहीं जाता। इससे लेकर के एक बहुत फेमस केस हुआ था, ADM जबलपुर वर्सेस योगा शुक्ला का केस हुआ था। तो उसमें भी यही हुआ था कि लोगों को इमरजेंसी के नाम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया, मतलब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया इमरजेंसी की ड्यूरिंग में, और बाद में उन्हें ये बोला गया कि छोड़ा नहीं जाएगा, हैबियस कॉर्पस की रेट इशू की गई, तो फाइनली उन्हें छोड़ा नहीं गया। लेकिन बाद में जब ये सब राइट हो गए कि नहीं हैबियस कॉर्पस के थ्रू उन्हें इमरजेंसी की ड्यूरिंग में छोड़ा जा सकेगा, कहने का मतलब ये है कि अगर उन्हें गलत तरीके से अरेस्ट किया जाता है तो अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 के थ्रू उनका ये राइट है कि उन्हें हैबियस कॉर्पस का इशू करके उन्हें छुड़ाया जाए। ठीक है, तो ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो सिर्फ और सिर्फ यही दोनों राइट क्या होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं, बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट आपके ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड हो जाते हैं। तो इमरजेंसी में हमारा ADM जबलपुर से योगा शुक्ला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस को आप सारे लोग बहुत डिटेल में पढ़ना, और हो सकेगा तो मैं भी इस पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। फाइनली इसमें दिस केस ऑल्सो नोन एज हैबियस कॉर्पस केस। ठीक है, हैबियस कॉर्पस पे भी कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। जर्नलिस्ट में ये बताया गया था कि लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू मतलब बहुत लोगों को बंदी बनाया गया था, मतलब बहुत लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था, तो फाइनली उन्हें इस रेट के थ्रू छुड़ाया गया था। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन बाद में छुड़ाया गया था, तो उसे मैं डिटेल में किसी दूसरे लेक्चर में जरूर अपलोड करूँगा। ठीक, तो उसके बाद लास्ट में आते हैं आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन इशू करता है, तो ये सब आप सब जानते ही हो कि तीनों प्रकार की इमरजेंसी प्रेसिडेंट के ही द्वारा इशू की जाती है। ठीक, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 ग्राउंड पे इशू होते हैं। पहला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस जब आ जाते हैं तब इशू होता है। ठीक, और दूसरा ये है कि क्रेडिट ऑफ इंडिया और इट्स पार्ट, मतलब कि जब इंडिया किसी दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा उधार ले लेता है, या इंडिया कंट्री की कोई पार्ट, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, XYZ कोई भी स्टेट किसी दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेती है, मतलब कर्ज में डूब जाते हैं, तो इस सिचुएशन से उभरने के लिए, इस सिचुएशन को फेस और सॉर्ट आउट करने के लिए इस इमरजेंसी का यूज किया जाता है। फिलहाल अभी तक इंडिया में इस इमरजेंसी को एक बार भी लागू नहीं किया गया है, तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। बहुत से बार ऐसा हुआ कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो सकता है, ऐसे कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे फाइनेंशियल इशू आ गए थे, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से ये सब इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी एक बार भी लागू नहीं हुआ है। ठीक, तो ये तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। इसके इशू कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा इन 2 ग्राउंड के बिना पे, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया फॉर इट्स पार्ट, मतलब जब इंडिया किसी से कर्जा ले लेता है, इंडिया का कोई पार्ट ले लेता है, तो इन सब के बिना पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा लागू किया जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अंडर 2 मंथ, मतलब कि 2 मंथ के अंदर आपको दोनों हाउसेस, मतलब कि काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल से पास कराना बहुत ज़रूरी है।
अगर इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो गई और 2 मंथ के अंदर काउंसिल ऑफ स्टेट हाउस ऑफ पीपल से अगर वो अप्रूवल नहीं हो पा रहा है तो आफ्टर 2 मंथ मतलब 2 मंथ के बाद वो फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर इशू हुआ है तो उसे 2 मंथ के अंदर मैंडेटरी है कि उसे हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट से अप्रूव कराओ। लेकिन बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व हो जाती है, हाउस ऑफ पीपल सेशन में नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि हाउस ऑफ पीपल का नेचर टेम्पोरेरी होता है, कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। क्योंकि 5 साल बाद उसका अलग सा इलेक्शन मतलब अलग सरकार बनाने के लिए उसका इलेक्शन होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कभी मेजॉरिटी में नहीं रहती तो भी डिसॉल्व हो सकती है। बट काउंसिल ऑफ स्टेट आपका परमानेंट नेचर में होता है, कभी डिसॉल्व भी नहीं होती, आप सब जानते हो इसके बारे में, ठीक। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि मान लो अगर हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व हो गया है तो ठीक। तो एक चीज़ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हाउस ऑफ पीपल को निचला सदन या तो काउंसिल ऑफ स्टेट को मतलब क्या बोलते हैं निचला सदन, उसको एक तरीके से फर्स्ट सदन या तो क्या बोलते हैं फर्स्ट काउंसिल या फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं, मतलब कि उचला सदन निचला सदन भी बोला जाता है, ठीक। तो ये तो हो गया क्या बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट के अलग अलग नाम, क्योंकि वो कभी उचला सदन इसलिए बोलते हैं कभी वो डिसॉल्व नहीं होता। काउंसिल ऑफ स्टेट निचला सदन इसलिए होता है क्योंकि ये डिसॉल्व होता रहता है। तो मान लो किसी टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू किया गया और 2 मंथ बीतने वाला है और हाउस ऑफ पीपल क्या बोलते हैं डिसॉल्व हो चुका है, तो आप क्या करोगे? तो वहाँ पे ये प्रोविज़न बताया गया है हमारे भारतीय संविधान में कि उसे काउंसिल ऑफ स्टेट से पास करा लो, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट से अप्रूव कराओ। और जिस दिन हाउस ऑफ पीपल मतलब कि लोकसभा अपने सेशन में आती है तो उसके फर्स्ट सीटिंग से मतलब फर्स्ट सीट जब होती है मतलब फर्स्ट बैठक जो होती है मतलब प्रथम बैठक जो होती है उसके 30 दिन के अंदर आप उसे अप्रूव करा लो, ठीक। जैसे कि मान लो कि हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व थी, 2 मंथ का टाइम बीत गया है बट आपने काउंसिल ऑफ स्टेट से पास करा लिया, ठीक। और जिस दिन हाउस ऑफ पीपल की फर्स्ट सीटिंग होती है मतलब क्या सेशन में आ गई, सेशन में आने के बाद जैसे ही उसकी फर्स्ट सीट होगी मतलब जब भी उसकी प्रथम बैठक होगी उस प्रथम बैठक के अंडर 30 डेज मतलब 30 दिन के अंदर अगर आप अप्रूव करा लेते हो तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी वैलिड हो जाती है और फिर वो डिसॉल्व नहीं होगी, कुछ दिन तक कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है और एक तरीके से 30 दिन में अप्रूव होने के बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा, चलता रहेगा। अगर 30 दिन में अप्रूव नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। तो एक तरीके से मैंने और भी लेक्चर्स बनाए हैं नेशनल इमरजेंसी के ऊपर और उसके क्या इफेक्ट होंगे यहाँ पे मैंने बता दिया। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात कर लिया, ठीक। अब आपकी स्टेट इमरजेंसी बचती है तो स्टेट इमरजेंसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा और उससे भी जैसे इन सब चीज़ों का एक्सप्लेन किया उससे भी एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं या तो क्लैट एपीओ नेट जो भी मतलब लॉ से रिगार्डिंग कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे सारे के सारे टॉपिक पे मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा और उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरे सारे के सारे वीडियो बहुत डिटेल में रहेंगे जिससे कि आपको कहीं कोई और चीज़ें फिर से नोट्स बुक्स या कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार जैसे मैं इमरजेंसी पे 2-4 वीडियो डाल दिया तो दोनों चारों पाँचों वीडियो मेरे देखने के बाद आपको इमरजेंसी पे कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए ताकि उनकी भी कुछ मदद हो पाए। थैंक यू सो मच। आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आप सबको नोट्स बनाने में हेल्पफुल हो।